सब आतुर है कि हम टीकम भाई को सुने, टीकम सर को सुने, लेकिन उससे पूर्व मैं अनुरोध करूंगा अशोक आनंद भाई साहब से कि संक्षिप्त में अपना आशीर्वाद बच्चों को बनाकर आनंद अशोक भाई साहब। हिमांशु जी का जब भी स्नेह युक्त आमंत्रण मिलता है तो उसमें एक वाक्य लिखते हैं कि भाई साहब जरूर लिखता। अभी हाल में मैंने उनको 3 वाक्य लिखकर दिए थे। मैंने कहा रंगमंच का कोई भी संवाद का अवसर हो या प्रस्तुति का अवसर हो, मेरे लिए एक सुखद अनुभूति रहती है और मैं अवश्य पहुंचता हूं। मेरी जिंदगी में अलग किस्म की मसरूफियत है, अलग किस्म का जो रोजगार है मेरा वो एकदम अलग है, लेकिन वहां से जब मैं निकलता हूं तो ये सोचकर निकलता हूं कि मैं अपनी एनर्जी को चार्ज करने के लिए जा रहा हूं। रंगमंच या नाट्य विधा सदैव, पिछली बार जब उद्घाटन सत्र था तब भी मैंने निवेदन किया था कि इसके साधक, इसके सहयात्री अपने आप में एक अद्भुत क्षमताएं रखते हैं। चूंकि ये ऐसी कोई कला प्रकार नहीं है, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, क्योंकि एक वैदिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण है इस कला का, और इसकी उत्पत्ति, इसका उद्भव स्वयं ब्रह्मा ने किया है, ये हम सब कुछ जानते हैं। तो इसके साधक अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, क्षमतावान होते हैं। सिर्फ मनोरंजकता के लिए, मनोरंजन के लिए ये विधा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक संकल्प है, और एक संकल्प को इसका जो ईमानदार साधक है वो हर क्षण जीता है। और मैंने एक बाजारू बात कही थी कि रंगकर्मी यहाँ खड़ा हो जाता है, लाइन वहीं से शुरू होती है, और ये आज भी उतनी सार्थक है जो मैंने कई बार कहा है। तो आप लोगों का एक सौभाग्य है कि आप 25 दिन तक, मैं समझता हूँ कि 2 सप्ताह गुजर चुके हैं, और 2 सप्ताह के अंदर आपने बहुत कुछ हासिल किया होगा। और ये जो कार्यशाला जो दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के सौजन्य से हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस कार्यशाला का नेतृत्व कर रहे हैं वो एक अपने आप में एक परिपूर्ण रंगकर्मी, एक रंग साधक है। अभी टीकम जी से बात हो रही थी मेरी, मैंने यही कहा, मैंने कहा कला साधक बहुत सारे होते हैं, ट्रेनिंग देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन एक सात्विक भाव को आत्मसात करते हुए, भारतीयता जो रंगमंच का जो भारतीय स्वरूप है उसको स्वयं आत्मसात करते हुए उसके माध्यम से प्रशिक्षित करें। तो वो सौभाग्य आपको मिला है हिमांशु के जरिए। और दूसरी बात, ये पूरा लगातार मैं देख रहा हूँ अखबारों में, इसकी सूचना मुझे हासिल होती है, इनके माध्यम से मुझे इश्तहार मिलते रहते हैं कि कई बार होता है कि प्रशिक्षण का शिविर चल रहा है, मैं तो अपने आप में स्वयं हूँ कलाकार, आमतौर पर उसको वहम हो जाता है कि मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन एक इनका सद्भाव ये है कि लगातार वरिष्ठ रंगकर्मी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान रखते हैं, उनको लगातार हिमांशु आमंत्रित करके आपको प्रशिक्षित करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तालियां इस पर बनी चल रही है। और आज जब मुझे ये सूचना मिली कि टीकम जी आ रहे हैं तो मुझे पुरानी स्मृतियां याद आई। एक 3 दिवसीय नाट्य समारोह ग्वालियर में आयोजित किया गया था नई दुनिया के सौजन्य से, और उस समय मतलब तीनों नाटकों में ही टीकम जी ने काम किया था। बहुत ऊर्जा थी, एक संवेदनाओं से परिपूर्ण इनका अभिनय था, और मैं और एक मेरे अग्रज वरिष्ठ रंगकर्मी जो इस दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय रवि उपाध्याय जी, वो भी जो एशिया का सबसे बड़ा अभिनय का स्कूल है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, उससे प्रशिक्षित थे। पीयूष और वो दोनों एक साथ गए थे हमारे साथ एलबीडी में रंगकर्म करते हुए। तो आप उसी एशिया के मतलब जो तालीम, अभिनय की तालीम व्यवस्थित तरीके से दी जाती है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, आप स्नातक हैं, लेकिन इनके आचरण में वो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इनके करीब इनका परिचय नहीं जान पाया, लेकिन इनकी पूरी की पूरी अभिव्यक्ति जो मैंने उस समय देखी थी और लगातार इनको फेसबुक के जरिए देखता आ रहा हूं, तो वो सारी की सारी सात्विक अभिव्यक्तियां इनके अंदर हैं। यानी कि एक ईमानदार रंगकर्मी, एक संकल्पित रंगकर्म ये करते हैं, और इसीलिए जो ग्वालियर का एक नाट्य विद्यालय मध्य प्रदेश, क्षमा करें, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की जो स्थापना, जो कि लगभग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो तमाम सारे विद्वान हैं वो वहाँ पर आधिकारिक रूप से वहाँ पर उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें से एक ये हैं। और इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आज जो इनका प्रशिक्षण रहेगा उसमें एक जो भाव है अभिनय का, जिसमें संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, और साथ में संकल्प, और जो कि मैंने कहा ना कि ये एक मनोरंजन का माध्यम नहीं, एक संदेशवाहक तत्व है इसके अंदर, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं उसमें भी पारंगत है। तो आप सबका सौभाग्य है,
पुनः आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि एक सप्ताह अभी और बाकी है और एक सप्ताह के बाद जब एक समापन सत्र होगा उसमें आप लोगों की अभिव्यक्ति का स्वरूप हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि आपने मेहनत की है और मेहनत करवाई है हिमांशु जी ने। जोरदार तालियां इनके लिए। धन्यवाद भाई साहब, निश्चित रूप से आपका प्रेम मार्गदर्शन इन प्यारे बच्चों को हमें मिल रहा है। उसी का सद परिणाम है कि हम अपने विभाग को लगातार उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और संपूर्ण समर्पण भाव से हम उसको कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप बिना किसी विलंब के, क्योंकि जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे परम आदरणीय टीकम जोशी भाई साहब से आमंत्रित करता हूँ। आप यहाँ पर बोलना चाहेंगे अनौपचारिक से वही तो माइक वही लग जाएगा, वही एक बार जोरदार तालियां। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, मुझे ये पता था कि हाँ तुम लोगों से इंटरेक्शन करना है। मुझे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैं उस तरह से औपचारिक रूप से पढ़ाने का आदी नहीं हूँ, मतलब वो बिल्कुल अलग तंत्र होता है। मुझे ज़्यादा शरीर दिखते हैं, मस्तिष्क दिखते हैं, आंखें दिखती हैं, पैर दिखते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा उसको बोलते हैं कि पानी की तरह वर्क करते हैं कि हाँ भाई ये जो है इनमें कुछ तत्व है पानी के जिनको किसी भी आकार में बदला जा सकता है। तो मैं उस तरह से सोचता हूँ। पर अच्छी बात है ये वर्कशॉप यहाँ हुई और उत्तर नागपुर जोनल सेंटर से, तो ये एक अच्छी पहल है यहाँ पे इस तरह की एक वर्कशॉप होना और आप लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना। बस मैं जानना चाहूँगा कि इस वर्कशॉप के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हुई होगी, आपने काफ़ी सारे लोगों को के साथ काम भी किया होगा। अभी शायद विपिन भी आए थे, उनके साथ भी काम किया होगा आपने। बहुत सारी क्यूरियोसिटी होंगी आपकी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी या बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे। वो आप सवाल चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, मेरे बस में जितना होगा मैं ज़रूर जवाब देना चाहता हूँ। और उसके अलावा हुआ तो समय मिला तो एक आध एक्सरसाइज करके देखेंगे थोड़े अनुभव के लेवल पे कि आप 2-4 लोग गुजर जाए उससे तो समझ में आए कि हाँ भाई मूलतः अभिनय। एक चीज बस मैं छोटी से शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक सवाल है हमारे मन में कि हम जब अभिनय करते हैं या अच्छा अभिनय देखते हैं या उससे रिलेट करते हैं, वो रिलेट करने के कारण ढूंढना आप लोग शुरू करें। एक होता है कि एक सामान्य दर्शक की तरह आप चीजों को देखते हैं, उन्हें अच्छा या बुरा या पसंद या नापसंद करते हैं। पर अभिनेता के तौर पर आप ये चॉइस नहीं बना सकते, आपको उसको थोड़ा उससे आगे जाना पड़ेगा कि अगर मैं पसंद करता हूं तो क्यों करता हूं, या मैं नापसंद करता हूं तो क्यों करता हूं। या कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मान लीजिए मुझे ये दीवार अच्छी लग रही है, तो ये कलर की वजह से लग रही है, टेक्सचर की वजह से लग रही है, या इसकी यहाँ होने की वजह से लग रही है, किस वजह से लग रही है। ये कारण, ये जो सवाल है आप जो अपने आप से करते हैं, यही मूल सवाल होते हैं जिनके तहत जूझते हुए आप अपने की प्रक्रिया में जाते हैं। बाकी बाद में बहुत कुछ आता है। एक चीज और ध्यान रखिए, एक्टिंग में इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, इतना कुछ कहा गया है, हमारे यहाँ तो नाट्यशास्त्र है ही, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं एक्चुअली। उसी को आधार बना के पूरी दुनिया में ग्रंथ लिखे गए, प्रैक्टिस किए गए, चाहे वो फिजिकल फॉर्म हो या रियलिस्टिक फॉर्म हो, सब बीच में कहीं ना कहीं हमेशा नाट्यशास्त्र रहा ही है, बस देखने की दृष्टि की जरूरत पड़ती है। अब रंगमंच बदल रहा है, आपकी पीढ़ी जिस रंगमंच और जिस समय काल में आई है, ये बदला हुआ समय काल। जब हम लोग थिएटर कर रहे थे उसमें हमारे पास खेलने कूदने के अलावा यही एक काम, मतलब जाहिर सी बात है, मोबाइल नहीं था, फिल्में देखना अलाउ नहीं था, टेलीविजन नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम फिल्में आप देखते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आपके पास इस समय वर्चुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं कहता उसको, क्योंकि एक बात अच्छी है कि आप हम लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
तो छोटा सा उदाहरण है उसका कि अगर हमें एक किताब चाहिए होती है तो उस किताब के लिए हमें लाइब्रेरियों के चक्कर लगाना पड़ता होगा या किसी के घर जाना होगा। वो अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है जिसका अपना एक अनुभव है और उसको प्राप्त करना अभी हमारे पास ये सुविधा है कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। पर एक चीज समझने की जरूरत ये है कि जब भी आप वर्चुअली कुछ एक्सप्रेस करते हैं उसका अनुभव आपके पास नहीं रहता। कभी भी गौर कीजिए, वर्चुअली आप जो भी रिएक्ट करते हैं या वर्चुअली जो भी आप एक्सप्रेस करते हैं, आप गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, प्यार एक्सप्रेस करते हैं, जो भी एक्सप्रेस करते हैं वो आपके साथ रहता नहीं है, आपके अनुभव में नहीं रहता। और हमारा जो शरीर है और मस्तिष्क है वो एक मेमोरी बॉक्स है एक्चुअली, और हम लोग के पास, सबके पास वो मेमोरी बॉक्स स्थायी रूप से तब रहता है जब हम उसको बहुत जैविक रूप में अनुभव करते हैं। मतलब कहीं यहां से रेलवे स्टेशन जाना, यहां से बाहर निकलना, एटमॉस्फेयर को गेन करना, पेड़ को देखना, रास्ते बदलते हुए रास्तों को देखना और स्टेशन जाना और आ जाना। अदर वे राउंड कि आप फोन से जाएं गूगल मैप पे या उसका वीडियो अगर बना हुआ रास्तों का तो आपको देख, वो अनुभव सेम नहीं है। एक अनुभव जो होगा वो इंफॉर्मेशन में होगा कि आई नो दिस, और दूसरा जो अनुभव होगा वो ये होगा कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो ये जो एक्सपीरियंस की बात है ये आपके मेमोरी बॉक्स में रहता है। जैसे हमारे जीवन की वो सारी घटनाएं जिसने हमारे मस्तिष्क पे या शरीर पे या मन पे प्रभाव डाला है वो हमारे साथ जिंदगी भर रहती है, खास तौर से बचपन से लेकर 17-18 की उम्र तक, क्योंकि तब तक हमारा जो जजमेंटल माइंड होता है वो वर्क करना शुरू नहीं करता, तब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस रहती है। इस बात को कहने पे मैं इस मुद्दे पर आना चाहूंगा कि अभिनय करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है, जो बचाए रखने की जरूरत है, वो है आपकी इनोसेंस। और इनोसेंसी का मतलब वो मासूम नहीं जिसको बेवकूफ बनाया जाता है, वैसा मासूम नहीं, वो मासूम जो बहुत मासूमियत से हर चीज को एक्सेप्ट करता है और बहुत इंटेलिजेंट माइंड से उसको एनालिसिस करता है। ये बहुत जरूरी है समझना। अगर आप आर्ट की फील्ड में कोई भी चीज मैकेनिकली वर्कआउट तभी हो सकती है जब उसका फिलॉसफी पीछे हो, बैकग्राउंड में। हम रंग दृष्टि की बात करते हैं, तो रंग कर्म में और रंग दृष्टि में किस चीज का फर्क है, ये इन्हीं चीजों से आता है। जब, और ये बात याद रखिए कि दुनिया की कोई भी बड़ी चीज हवा से नहीं आई। पेड़ से फल गिरा तब ग्रेविटेशन का लॉ है, क्योंकि तो लॉजिक बना कि भाई क्यों गिरा, तब साइंस शुरू। पर सवाल जो आया वो मूल रूप से जैविक रूप से है। तो वो जो सवाल करने की और जानने की जो प्रक्रिया है उसमें आपका वो एक मासूम सवाल है। वो मासूमियत किसी भी अभिनय में जरूरत होती है और वहीं से उसकी खोज शुरू होती है। इस खोज में आप लोग जाना चाहते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इस बात पे जरूर जूझिए कि आप ये करना क्यों चाहते हैं। Why do you want to do it? आपको करना क्यों? ऐसा तो नहीं कि कहीं आप कुछ और नहीं कर पा रहे इसलिए ये कर रहे हैं। जैसे आपको हर आदमी को अलग अलग स्पोर्ट्स पसंद होगा, किसी को टेनिस पसंद होगा, किसी को क्रिकेट पसंद होगा, कोई फुटबॉल में इंटरेस्टेड होगा। वो चॉइसेस कैसे बनती है, वो पसंदगी और नापसंदगी क्यों बनती है? जरूरी नहीं है कि मैं सचिन तेंदुलकर को पसंद करता हूं तो मुझे क्रिकेट पसंद नहीं, मुझे टेनिस पसंद है लेकिन सचिन तेंदुलकर मुझे पसंद है। ठीक वैसे ही ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप इस फील्ड में क्यों, और इस फील्ड में आप आए हैं तो आप ऐसा क्या पाते हैं जो बाकी माध्यमों में नहीं पाते। उन कारणों की खोज जब आप करेंगे तब आपको काम करने की सही दिशा मिलेगी। अगर वो आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप रैंडमली 100 साल में थिएटर करेंगे, आपकी रंग दृष्टि विकसित नहीं होगी, अभिनय की दृष्टि विकसित नहीं होगी। ये बात बिल्कुल तय है। तीसरी बड़ी चीज जो मैं स्पोर्ट्स से लेता हूं और हर बार
युवा लोगों को ये बात जरूर कहता हूं, स्पोर्ट्स में बैन हो जाता है आदमी अगर आपने मेडिसिन लिया हो, दवाई लिया हो, कुछ भी, क्योंकि उसमें आपकी एफिशिएंसी पता लगती है कि भाई फिजिकली हम लोग कैसे एकोमोडेट करते हैं, उसके लिए कुछ इंड्यूस तो नहीं करते। और उसमें रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। अब आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? आज आपने एक वॉइस एक्सरसाइज कर ली, आज आपने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, आपने कर ली, आपको पता लग गया कि ये एक्सरसाइज ऐसे होती है, लेकिन उसका मुद्दा तब तक सॉल्व नहीं होगा जब वो एक्सरसाइज कम से कम 2-4 हज़ार बार आपके शरीर से गुजरेगी नहीं, तब तक आप उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो केमिस्ट्री के ट्राइटेशन की तरह नहीं है कि H2SO4+ करके यही है। दुनिया की कोई भी थ्योरी, कोई भी किताब हर शरीर मस्तिष्क पे एक सा काम करेगी ये भी जरूरी है, लेकिन आपको गुजरना तो है। जब तक आप गुजरेंगे नहीं सबसे, तो आप चॉइस कैसे बनाएंगे? होता क्या है कि हम बाय चॉइस बना के चीजें सीखना शुरू करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब नवाज का अभिनय अच्छा लग गया, आप थिएटर में क्या सीखे? क्योंकि नवाज का जो अभिनय आपने थिएटर में तो देखा नहीं, आपने फिल्म में देखा। उस रेफरेंस से आप थिएटर में कौन से सूत्र ढूंढेंगे? आप नहीं ढूंढ पाए। जनरली ये सवाल होते हैं, हम पूछते हैं कि भाई आपको कौन सा अभिनेता पसंद है, तो रेफरेंस आपका जिस माध्यम से आ रहा है वो माध्यम 100% एक्टर का मीडियम नहीं है। एक्टर की स्किल का माध्यम तो है, पर उसमें 50-50 चॉइस है, और वो 50-50 की चॉइस भी वही एक्टर्स बना पाते हैं जो थिएटर से करके गए हो। अदरवाइज वो कंप्लीटली डायरेक्टर या एडिटर का माध्यम, ये तो आपको समझ में आता है, लेकिन आप रेफरेंस वहां से लेते। आप क्यों अपने व्यक्तिगत अनुभव से रेफरेंस करेंगे कि आज मैंने ये एक्सरसाइज की और इसका अनुभव मेरे पास ये है, कल मैं अगर इस एक्सरसाइज को करता हूं तो क्या मेरा अनुभव बदल रहा है? और अगर बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है? जैसे सचिन तेंदुलकर को मैं हर बार ये उदाहरण देता हूं कि तेंदुलकर साहब को 15-20 साल क्रिकेट खेलते हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने नेट प्रैक्टिस छोड़ दी। ऐसा था कि नेट प्रैक्टिस करते थे। क्यों? हर दिन उनको कुछ ना कुछ नया मिलता है, निखारने के लिए कि कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ये काम हमको भी करना पड़ेगा। तो किसी एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, एक वर्कशॉप करना, कहीं कुछ देख लेना और उससे रिलेटेड कुछ कर देना, वो आपका अनुभव नहीं बनाएगा और विजन भी नहीं बनाएगा। आपको पहले चीजें साधनी पड़ेगी। अगर मुझे टीचर बनना है तो टीचिंग मेथोडोलॉजी मुझे डेवलप तो करनी पड़ेगी। अगर हिमांशु ने यह तय किया कि उसे टीचर बनना है तो उसने पीएचडी में समय लगाया है, तब तो आपको इतने कन्वेंशन के साथ वो पढ़ा सकता है। मुझे अगर एक्टिंग पढ़ानी है तो उसके पहले 15-20 साल मैंने एक्टिंग की होगी, या उसका एक मॉड्यूल मैंने जीवन में उतारा होगा, तभी जाके तो मैं आपको संप्रेषित कर पाऊंगा कि भाई देखो इस एक्सरसाइज से ये मतलब निकलता है जो मुझे निकला था 15 साल पहले। आपको क्या निकल रहा है वो मुझे बताओ, ताकि मैं ये तय कर पाऊं कि आपके लिए वो एक्सरसाइज वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि दुनिया की जितनी भी एक्टिंग प्रैक्टिस की थ्योरीज बनी है वो 30-30, 35-35 साल की थ्योरियों से बनी है। प्रैक्टिस, वो कुछ अलग दिमाग, अलग शरीर थे जिन्होंने एक जगह रहकर काम किया और उससे लब्बो-लुआब निकालकर एक मेथोडोलॉजी बनी, एक प्रोसेस बनी। तो अगर काम करने में आपकी अपनी प्रोसेस नहीं बन रही तो वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे ये पता है तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, मैंने उसको जज्ब नहीं किया। और जज्ब करने के लिए ही आपको जरूरत होगी उस चीज की जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया, जिसको हम कहते हैं इनोसेंस। क्योंकि अभिनय एक जैविक क्रिया है, ये तो मानते हैं ना। यस सर। जैविकता किस में होती है? जैविकता वो सरल चीजों में होती है और सरल ढंग से एक्सेप्ट करने में। फिलॉसफी पे, विजन पे आप तब जाते हो जब एक प्रक्रिया से गुजरोगे।
भाई यात्रा वृत्तांत जो है वो लिटरेचर में क्यों आए? वो निबंध में क्यों नहीं आए? वो यात्रा वृत्तांत अलग से क्यों हुआ? या रिपोर्टाज क्यों? कहानी क्यों अलग हुई? नाटक क्यों अलग हुआ? उपन्यास क्यों अलग हुआ? निबंध अलग क्यों हुआ? कविताएं अलग क्यों हुई? इसमें किस चीज का फर्क है? फॉर्मेट का किस चीज का फर्क है इसमें? शैलियाँ हाँ? भाई रिपोर्टाज है या यात्रा वृत्तांत जो है उसको कहानी की तरह भी कहा जा सकता है। क्यों हम उसको रिपोर्टाज है वो कहते हैं? वे ऑफ एक्सप्रेशन ही है ना वो। सर उनके फॉर्म्स अलग अलग है ना। हाँ। सर निबंध का सर फॉर्म होता है वो अलग होता है, कहानी का अलग अलग होता है। जो फॉर्म अलग हुआ तो वो वैचारिक दृष्टि से ही हुआ होगा ना। यस सर। वैसे अभिनय के अलग अलग फॉर्म है। आप कैसे तय करोगे कि मेरे लिए कौन सा फॉर्म है? और दूसरा एक चीज और मन में बिठाइए, आप लोग स्टूडेंट्स हैं इसलिए बात कहना चाह रहे हैं। दुनिया में कहीं अभिनय सीखने से पहले अभिनेता की तैयारी बहुत जरूरी है। पहले मुझे ये तय करना पड़ेगा कि आपका शरीर और मस्तिष्क अभिनय सीखने लायक है कि नहीं, तो मुझे पहले आपका अभिनेता तैयार करना पड़ेगा उस इंसान से जो एक सामाजिक प्राणी है। भाई आप अलग अलग सोशल कंडीशनिंग से आए हैं ना, आपके सबके अपने अपने बैकग्राउंड है, अपने अपने कल्चर है। तो मैं ये कैसे तय करूंगा या आप ये कैसे तय करेंगे कि आपको अभिनय करना है? उसके लिए शिक्षक की जरूरत है। मुझे ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये शरीर मस्तिष्क ये बात कितनी ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। मतलब वो उसकी बॉडी और उसका माइंड जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब तो जाके मैं उससे कहूंगा कि दिस इज व्हाट इज मैजिक इफ एंड दिस इज व्हाट इज इमेजिनेशन। तो सबसे इसीलिए दुनिया के सारे थिएटर एक्टिंग की फिलॉसफीज में या टीचरों में ये बात हमेशा डिस्कस होती है बार बार, सेल्फ सेल्फ सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ? सर हमारा सर अपने ऊपर काम करना, वॉइस पे काम करना। सेल्फ की बात होती है ना हमेशा, खासतौर से रियलिज्म की हम जब बात करते हैं तो बहुत सेल्फ की बात होती है। व्हाट इज रियलिज्म फॉर यू? अपना यथार्थवाद आप कैसे रिलेट करते हैं? सर सेल्फ खुद का सेल्फ समझेंगे तब तो कैरेक्टर का सेल्फ समझेंगे। हाँ, तो उसका यथार्थवाद से क्या संबंध है? जो रियलिस्टिक एक्टिंग जिसको सो कॉल्ड हम नेचुरलिस्टिक एक्टिंग और रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं, आपको ये पता है ना कि रियलिज्म भी एक फॉर्म है। क्यों? सर समय बदलता है तो रियलिस्टिक इसलिए कि जो आज के समय पे हम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जैसे रो रहे हैं, स्टेज में भी लोग वैसे ही देखना चाहते हैं। हाँ, कि ओवर ना लगे, मतलब वो रियल जैसा लगे। रियल होता है क्या? सर रियल करीब होता है, जैसे फोटोकॉपी की तरह होगा। फोटोकॉपी की तरह? हाँ। कैसे? जैसे सर आप खड़े हैं, आप सेम टू सेम अगर मैं वैसे ही खड़ा हूँ, आपकी तरह सेम चश्मा पहनूं, आपकी तरह सेम टीका लगाऊं, आपकी तरह सेम बाल का मेरा बिखरा हो, सेम आपका देखने का तरीका हो, तो वो नेचुरल होगा। हाँ। आपकी तरह अगर मैं खड़ा होने की कोशिश करूंगा तो वो रियलिज्म होगा। अच्छा, आप एक बार ट्राई करो मेरी तरफ खड़े हो। बोलो जो तुम्हारे मन में है, मेरी तरफ खड़े होकर बात करने की कोशिश करो। तो आप सभी को जैसा लगता है कि सर ने बताया, तो रियलिज्म और नेचुरल एक्टिंग दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ सर, बस क्या हो रहा मन में? क्या हुआ अंदर? सर घबराहट हुआ। क्यों? नहीं जब मान लो यही चीज मुझे स्टेज पे करनी है और मुझे नहीं करनी, मान इसी तरह का कुछ इसको अगर करना है तो ये क्या क्या सोचेगा? क्या वो रियलिज्म रहेगा?
नहीं सर, उसके thought- सर उसके कुछ करीबी हो सकता है सर, हाँ। आपके माइंड से सर कुछ करीबी करीबी कुछ जान ले। बट व्हेन यू गो ऑन स्टेज, मान लो मुझे करना ही है स्टेज, ऐसे ही कुछ करना है कि एक औपचारिक रूप से मुझे बुलाया गया है और मुझे यहाँ आके अभिनय में बात कर रही है, मेरी 8-10 लाइनें हैं उससे रिलेटेड कि अभिनय कहती है जिसमें अभिनेता को अपने व्यक्तित्व की आहुति देनी पड़ती है, ऐसा स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा है। यही बात मुझे बोलनी है। तो जब मैं स्टेज पे आऊँगा, मैं कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिल्म एक्टिंग एंड एवरीथिंग, वो बिल्कुल अलग सेगमेंट है मेरे लिए। उस पर बात करूँगा तो यही बात दूसरे ढंग से करूँगा। अभी मैं स्टेज की बात करूँ, ये एक रियल सिचुएशन है ना, हम लोग सब बात कर रहे हैं। अब मुझे इसी को स्टेज पे ले जाना है तो मैं क्या क्या करूँ और ऐसे सोचते हैं। बदलेगा क्या? वो तो आपके बारे में समझना पड़ेगा सर, क्या रहेगा। नहीं समझ लिया, मान लो फिर सर हमारा लुक लुक हो गया, आहार भी आ गया। लुक आहार बदलेगा हाँ। और थोड़ा सर बोलने और चलने का तरीका चेंज होगा। कैसे फिर आपके बहुत करीबी जाना पड़ेगा। सर कैसे जाओ? सर अभिनय का कोई भी फॉर्म हो उसमें नाटकीयता की तो आवश्यकता पड़ेगी किसी भी किरदार को प्रस्तुत नाटकीयता मींस सर ड्रामेटिक मतलब सर पूरी तरीके से वो रियल हो ही नहीं सकता सर, हमें अभिनय तो हम क्यों बात करते हैं नेचुरलिज्म की, रियलिज्म की? रियलिज्म कुछ है ही नहीं सर। सर मुझे लगता है जो भी फॉर्म है रियलिस्टिक या नॉन रियलिस्टिक, ये दो तरफ से होता है, ऑडियंस और एक्टर की तरफ से। अच्छा चलो एक चीज और, मैं ये सब बात बहुत अभी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसको भूल जाए। मैं सिर्फ साझा कर रहा हूँ और आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और हम कुछ नतीजे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। नॉट एक्टिंग क्लास। जैसे हमने रियलिज्म की बात की कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, वैसा हो जाना, ये सब एक बात है। एक और जो अभी युवा पीढ़ी में जो मैंने महसूस किया है 15-20 साल पढ़ाते पढ़ाते, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो आप लोग को भी हो। मान लो आप कोई चरित्र करते हैं, मान लो इसको गांधी का रोल करो, ठीक है ना, तो ये कहाँ से अपनी तलाश शुरू करें? इसको गांधी करना है, चलो यहाँ जाओ, सर स्टडी करिएगा सबसे पहले सर, स्टडी कर लेगा, फिर छांटेगा सर। ये गांधी जी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ जाकर जन्म तो गुजरात में हुआ, जाके क्या करेगा? सर पहले तो वहाँ जैसे का लालन पालन हुआ। कैसे देखें? सर उनके ऊपर लिखी हुई बुक्स गांधी जी पढ़ेगा। की किताब है, उसके पास उनके अलग-अलग कलर हो। सत्य के प्रयोग, सर उसकी सर पूरी बायोग्राफी जो लेकिन अगर जाएगा तो थोड़ा बहुत बोर्ड के पास ही जाएगा। जाएगा वहाँ देख लेगा। सर उन पे बनी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। हाँ सब कर लेगा। सर उसकी पूरी बायोग्राफी जानने की कोशिश करेगा कि सर, सर क्या क्या है सर। अगर उसके सर बारे में। गांधी जी से मिले हुए लोग अगर कोई जिंदा है तो उनसे मिलने की कोशिश करेगा कि क्या गांधी जी का मिल लेगा, चलो सर गांधी जी का रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस लुक को ऑब्जर्व करना पड़ेगा लुक को ऑब्जर्व करेगा और उनके बारे में बायोग्राफी पूरा पढ़ेगा। हाँ साइकोलॉजी की आगे रिप्रेजेंट मैं गांधी जी की सारी इंफॉर्मेशन इसको दे देगा। सर मुझे लगता है सबसे पहले इसे खुद को समझना पड़ेगा कि ये वही है। क्या मैं गांधी सर बिलीव एक मिनट, बिलीव, डोंट थ्रो द वर्ड्स। बिलीव मींस व्हाट? बिलीव ऑन व्हाट? कौन बोला बिलीव? हाँ, बिलीव ऑन व्हाट? सर बिलीव मतलब कैरेक्टर को बिलीव करना पड़ेगा इसमें। कैरेक्टर को बिलीव करना पड़ेगा। कैसे? कि वो मैं ही हूँ। सर इसको खुद बिलीव करना पड़ेगा कि गांधी जी मैं हूँ। अगर सर ये जैसे दांडी मार्च हो, मतलब दो रास्ते हैं इसमें, दो रास्ते हैं। मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है रियलिज्म को लेकर, और उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आपकी जनरेशन है। मेरा रोल, मुझे मान लो इससे गांधी कराना है, एक रास्ता तो ये हुआ कि गांधी जी के अंदर जो गुण हैं जो हमें रेफरेंस से मिलते हैं, वो गुण मैं अपने अंदर ढूंढूं कि वो है कि नहीं। अगर तो वो है तो वो मुझे सूट कर जाएंगे, अगर नहीं है तो
कैसे? उनके मानसिक वो किस तरीके से सर सोचते थे? मतलब अपने अनुभव बदलने पड़ेंगे फिर। गांधी जी तो सच बोलते थे, ये आदमी रोज झूठ बोलता है, ये क्या करेगा? सर अपने आसपास भी अगर कुछ ऐसे कैरेक्टर मिल जाते हैं जो जिनकी आदतें या कुछ चीज़ें मैच कर जाती हैं, तो उससे भी हम ले सकते हैं कुछ चीज़ें। हाँ ठीक है, क्या लोगे? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करोगे कि भाई सच्चा आदमी है, यस तो क्या क्या ऑब्जर्व करोगे? उसका बॉडी का ऑब्जर्व करोगे। सर Mindset. थॉट्स पहली बात कहाँ से शुरू होगी? तो वो तो इतना हो जाएगा। सर मुझे लगता है कि एक्टर जो होता है वो सफेद पानी जो नीला रंग है जो बेरंग हो, मुझे ना कि अगर उसमें लाल रंग डाले तो लाल हो जाए, उसमें नीला रंग डाले तो ये जो बात कही तुमने बेरंग होगा, तो न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इंसान न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? कोई भी कैरेक्टर करना हो तो कोई भी कैरेक्टर करना तो हम कैसे होंगे न्यूट्रल? सर पॉइंट करके शांत रखें एक्सेप्ट करने हम तो कंडीशन है, हमारे ओपिनियन है, हमारे ओपिनियन है ना, हमारी राय है ना, यस सर हमारे जजमेंटल माइंड है ना। यस सर क्यों? हमारी हमारा अपना एक अलग बैकग्राउंड है ना। आपको अपने अनुभव बदलने पड़ेंगे उस कैरेक्टर के, उसका रियाज बिल्कुल अलग है, वो आहारी से भी नहीं होगा। मैं इसको गंजा करूंगा, इसको गोल चश्मा दूंगा, इसके यहाँ 3 लाइनें बनाऊंगा, उसको गांधी बना दूंगा, फिर ये क्या करेगा? अब बात फिर वही आ जाती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रियाज। आप क्या रियाज करोगे? मान लो कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी तरह चलने की, वो अनुभव बदल रहा है कि नहीं? आपकी वक्त तो है नहीं ऐसा। मैं तो शरीर से बात कर रहा हूँ, सबसे पहले उधर जा ही नहीं रहा, साइकोलॉजी। तो अनुभव कैसे बदलेगा? अपनाना पड़ेगा उसको। कैसे? मुझे अगर मैं उस कैरेक्टर को कर रहा हूँ, जैसे मैं आपका कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मैं उसमें सुमंत नहीं होऊंगा, मैं आप होऊंगा, या आप कैसे बोलते हाँ, तो मतलब मेरी क्वालिटी तुम ढूंढोगे। मैं क्वालिटी नहीं ढूंढूंगा, मैं आपको समझूंगा पहले। समझ लो। पहले मैं आपको समझूंगा कि जैसा पूरा बैकग्राउंड आपका क्या है, आपका शरीर का पोस्चर क्या है, आप चलते वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये ओपनली बाहरी तो होगी। अब उसके बाद आपका अनुभव क्या था आपकी लाइफ को लेके, आप सोचते हैं गांधी का क्वेश्चन क्या था बताओ जरा, तुमको आता है कुछ समझ? तुम बताओ, मान लो गांधी करना है, तुमने गांधी देखे वो खूब सारा, क्या एडॉप्ट किया बताओ? क्या किया तुमने बताओ? गांधी ने उठेगा नहीं, अभी तो उसने एक मौकरी सा किया उसका। हाँ, अब बॉडी में क्या क्या करोगे? याद रखो 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक आपका स्पाइन और एक आपकी ब्रेथ। सांस के बारे में बहुत बात हुई होगी। आप अपने अनुभव बदल सकते हैं प्रैक्टिस करके, क्योंकि हर अनुभव सेम नहीं रहता। ब्रेथ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आप अपने दैनिक जीवन में जिन जिन मनस्था में होते हैं, जिन जिन भावनाओं में होते हैं, आपने नोटिस किया? जब आप गुस्से में होते हैं बॉडी में रेजिस्टेंस होता है, सांस बदलती है, बदलती है कि नहीं? बहुत नेचुरल ढंग से होती है। अब इसका वाइस वर्सा अगर हम जाएं, क्या आप सांस बदल के इमोशन जनरेट कर सकते हैं? यस सर। कैसे? सर हर एज का एक अलग पैटर्न होता है breathing एज की का। बात नहीं कर तो अब ये तो मैकेनिकल एनर्जी है, ये इमोशनल एनर्जी में ट्रांसलेट होगी। इसको रखो, ऐसे ही समझाने के लिए क्या रखा है, करो। चल इधर चल। झाड़ ले थोड़ा।
ट्रे उठा, वापस ले जा, वहीं ले जा भाई जहाँ से आए। फिर रख, बस 3 बार ट्रे उठा, सेम तरीके से उठा जा रहे बस। सेम होना चाहिए, सेम स्टेप्स, सेम एक्शन। सर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, हो जाएगा सर, नहीं हो पाएगा सर, कुछ ना कुछ सर चेंज हो जाएगा सर, सर एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। फिर से चार बदल गया और पास आ जाए। एक बार उठा, बिल्कुल फिक्स, दिमाग में क्लियर कर, बस जा बदल दिया सर, बदल दिया सर। तो क्या बदल गया? सर पोजीशन तुम लोग जहाँ भी बैठे हो वो उधर कहाँ छुप गए? पीछे वाला। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। आगे आ जाओ। यार आ रहा वो पूरा आएगा नहीं फ्रेम पे। तुम जहाँ भी बैठे हो तो रेज योर हैंड, हमारे यहाँ के चलेगा। नीचे ले जाओ, सीधे बैठो, सीधे। मैं अनुभव की बात कर रहा था, बॉडी कंडीशन की बात कर रहा था। आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि हर अनुभव अलग कैसे हो सकता है। बैठे हुए इधर रेज योर हैंड, डू इट 20 times. Same. कोशिश करो कि हाथ वहीं तक जाए जहां हर बार जाए। मेमोरी में आ जाना चाहिए। मतलब वो हाथ को बिल्कुल आपकी बॉडी मेमोरी में आ जाना चाहिए, इतना क्लियर कर लो। ओके, नीचे रख लो, रख लो वापस। अब वो बॉडी मेमोरी में है ना आपकी? यस सर। उसको रिकॉल करो, रिकॉल करो विदाउट रेजिंग योर हैंड। रिकॉल करो। एक्चुअली अपना फिजिकली हाथ उठाए बिना उस पूरी प्रोसेस को रिकॉल तो करो। उठाओ उसको अपने इमेजिनेशन में। भाई आपके अनुभव में है ना वो, बिना एक्चुअली फिजिकली उठाए। क्या हो रहा है? सांस का कुछ हो रहा है क्या? होता है क्या? तो ऐसे ही चेन ऑफ एक्सरसाइज, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, उसके रिजल्ट्स बिफोर जंपिंग इनटू एनीथिंग।
फिर से कर, एक और अनुभव लेता है और आ गया। अब एक बार नॉर्मली ट्रे उठा बिना कुछ, अब रख दो, सांस लो, गहरी सांस लो। इसको छोड़ के ले, ठीक है। अब इनहेल कर, होल्ड कर, होल्ड में ट्रे उठा, एक्सेल कर, रख दो, फिर जाओ, इनहेल कर, एक्सेल कर, सेम चीज करना है, लेकिन एक्सेल के बाद इनहेल करते हुए इसको उठा और यहाँ, तो एक इनहेल में हो जाना चाहिए। टेक योर टाइम, रश नहीं करना, ड्यूटी नहीं करना। इनहेल कर, डीप इनहेल कर, पूरी प्रोसेस को एक्सेल में कर, रिलैक्स। तीनों में बॉडी एक्सपीरियंस सेम है कि अलग? क्या इनहेल करते हुए ट्रे उठा रहा हूँ, फिर होल्ड करते हुए ट्रे उठा रहा हूँ, फिर एक्सेल करते हुए उठा रहा हूँ, इसमें फर्क है? अनुभव। इसका मतलब इतना तो आपके हाथ में लग बोलो आप सूत्र आया ना, एक छोटी सी ब्रेथ भी अनुभव चेंज कर सकती है आपका। तो सोचो कितना कि आप हो सकते हैं। समझ में आया? भारी तो नहीं हो रहा कुछ? नहीं सर, क्लियर है ना? रिलैक्स है ना? यस सर। ये माइजनर पे बात करें। हाँ कर। आप समझ रहे हैं? प्रक्रिया जो है, जो एग्जिस्ट कर रही है, वो अपनी जगह है। वो दो तरह से ट्रांसलेट हो सकती है। एक तो जानकारी के स्तर पर हो सकती है, एक इंफॉर्मेशन के स्तर पे, और एक एक्सपीरियंस के स्तर पे। लेकिन इस एक एक्सपीरियंस को करने के लिए भी आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब कोई एक लब्बो-लुआब आपके हाथ में आएगा। आप समझ रहे हैं? ये मैं सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि आप काम को अप्रोच कर सकते। बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू नो दिस थिंग, हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स इट। दूसरा, ये जो ओपिनियटेड माइंड है, जजमेंटल माइंड जिसको जनरली कहते हैं, जो अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव है आफ्टर कोरोना, तो वहीं से हमारे देश में कब से आया अस्तित्ववाद? हमारे देश को सार्त्र और बेकेट अब ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ होगा, उसके बाद से यूरोप में जो चेंज आए, उससे निकले हैं वो सब लोग। तो आप हिस्ट्री क्यों जाने, ये आपको पता होगा कि डिस्ट्रक्शन में हर आदमी वेट कर रहा है अच्छे होप की, तो लिखा गया है गुड होप। लेकिन वो उपजा कहाँ से? वो हवा से नहीं आया, वो रिलेट करने से आया है, वो चीज़ों के प्रति सेंसिटिव होने से आया। जब आप इस दृष्टि से अपने काम को देखेंगे, तब आपके काम में विस्तार आएगा। ये समझने की जरूरत है। तब उन वर्कशॉपों का, उन इंस्टीट्यूशंस का, उस एनएसडी का, उस एफटीआई का, उस राडा का, उस सब का मतलब तब साबित हो। तो मेरा जो मूल रूप से आप लोगों से आग्रह है, जो मैं अपने स्टूडेंट से भी करता हूँ,
कि सवाल वहीं से शुरू करिए कि व्हाई यू वांट टू डू इट, ऐसा क्या है इसमें जो आपको मिल रहा है, आपकी फिलॉसफी वहां से शुरू है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब दूसरी फिलॉसफी रिजेक्ट करें, नहीं, आप उनको जानिए, प्रॉब्लम नहीं, पर आपकी फिलॉसफी आपके रियाज से, आपके एक्सपीरियंस से ही बनेगी, जिसमें ये इंफॉर्मेशन के स्रोत है, वरना आप कॉपी कैट बनेंगे केवल, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो कुछ और ही आपके पास। भाई थिएटर में देखने का या कोई एक्सपीरियंस तो होगा नहीं ना आपके पास कि आपने बहुत परफॉर्मेंसेस देखे हो, आपको लगा हो, ऐसा नहीं है। तो हम आते क्यों हैं? एक्टिंग करने आते हैं। आप में से कौन है जो थिएटर में आए तय करके कि मैं लाइव करूँ? कोई भी नहीं होगा, बाद में चॉइस बनी होगी। तो वो जो चॉइस बनी है उसको को इंटैक्ट रखना जरूरी है, उसके आसपास करना बहुत जरूरी है। और अभी मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि अभिनय क्या है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अभिनय का जो छात्र है, जो अभिनेता है, उसको कैसा होगा। वही इतनी सी बात, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं किसी चीज से बेसिक बातें हैं जो बहुत जरूरी है, रिक्वायर्ड है। मैं एमपीएससी में पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच एक्टिंग। पहले 1 महीने उनका ओरिएंटेशन ही करता हूँ, ओरिएंटेशन रिगार्डिंग देयर सेल्फ, रिगार्डिंग देयर अप्रोच टुवर्ड्स वर्क एंड रिगार्डिंग देयर एक्सेप्टेंस। क्योंकि अद्भुत तो हर चीज़ है, ये भी अद्भुत ही होगा। हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मैं अभी जाऊँगा वंदे भारत में बैठूंगा, ट्रेन देखूंगी, वो भी अद्भुत कि नई ट्रेन, कुछ अलग है इसमें, शताब्दी से अलग है, हम प्लेन से थोड़ी अलग है, अद्भुत है। और कुछ पूछ लो। सर आपने बोला अभी कि अभिनय करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अभिनय की तैयारी के लायक हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो तब पता लगेगा आपको कि जब आप ये समझ पाएंगे कि आपका माइंड जो है और बॉडी सब एक्सेप्ट करने को तैयार है। जैसे कि मान के चलिए कोई डांसर है, वो एकदम डांसर नहीं, डांस जानता भी नहीं है, लेकिन उसका मस्तिष्क है बहुत ही कम, जैसे कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, मैंने किया भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है किसी चीज़ को अपनाने में, उस स्टेप्स को अपनाने में। तो क्या वो अगर मेहनत करके उस चीज़ों को अपनाना चाहे तो क्या वो अच्छा बिल्कुल अपना सकता है। अगर वो मेहनत करना चाहता है और उसके मन में ये बात है, इसका मतलब वो इस बात को, ये बात तो स्वीकार है ना कि प्रयास की जरूरत, एक्सेप्ट कर रहा है ना। फिर भी जैसे कि सर एक चीज़ होता है कि बहुत चीज़ें ऐसा चीज़ें सस्टेनेंस या रिस्की के बारे में, तो वो चीज़ें हमें जल्दी हजम नहीं होती, नहीं हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और आपने बोला कि मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा पहले खोलना पड़ेगा, तब जाके आप उस लायक बनो। तो इस गाने से उसकी क्या है ना, वो कहता गलत कुछ नहीं, सब सही कहता। एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ का सोसाइटी का रियलिज्म जो है वो प्रेमचंद में भी एग्जिस्ट करता है, वो प्रसाद में भी एग्जिस्ट करता है, वो सर्वेश्वर लाल सक्सेना की कविताओं में भी एग्जिस्ट करता है। अब आप उसको गोरकी से कैसे रिलेट करोगे, मैक्सिम गोरकी से कैसे रिलेट करोगे, चक्रव से कैसे रिलेट करोगे, बेसिकली मॉस्को थिएटर स्टैनिस्लॉवस्की, माइकल चेखव, अंतोन चेखव, आप टाइम पीरियड समझ रहे हैं। और 30-35 साल का एक लब्बोलुआब है जिसमें ये चारों किताबें लिखी गई हैं जो हमारे मूल रेफरेंस में आज है। और उससे आप हमारा रियलिज्म कैसे समझेंगे? भाई चेरी ऑर्चर्ड अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे? आप मॉस्को जाओगे, क्या महसूस करोगे? आप रिलेट ही करोगे ना, रिलेट करोगे ना, बन तो जाओगे नहीं, ट्रफिमो ट्रिपल ए बन जाओगे। सोसाइटी समझो ना,
लेकिन अगर टैगोर का पोएटिक रियलिज्म आपको करना है तो आप रिलेट करो, भले उसकी भाषा अलग। अच्छा, गोरकी और दोस्तोवस्की भी उसी रियलिज्म की बात करते हैं, मानवीय अनुभवों की, जो टैगोर या प्रेमचंद करते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे। कल्चर को तो टैगोर ने भी देखा। टैगोर ने कल्चर देख के लिखा होगा ना, पोस्ट मास्टर पढ़िए वो कहानी, पोस्ट मास्टर। और उधर गूगल ने लिखा है ओवरकोट। निकोलाई गूगल ने लिखा ओवरकोट, यहाँ टैगोर ने लिखा है पोस्ट मास्टर। बात दोनों एक कर रही है, रिलेट करने के लिए आपको समझना तो पड़ेगा दोनों सोसाइटी। उल्टा आग तो वही छुपा है जहाँ मानवीय संवेदनाएं या मानवीय ऑब्जर्वेशन छुपा हुआ। वो पूरी कहानी में क्या है कि एक पोस्ट मास्टर है, वो गांव में जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो वहाँ रहना नहीं चाहता। सिंपल कहानी। अब चूंकि उसको मजबूरी में जाना पड़ता है तो वो वहाँ रहना है, उसको तो अकेला रहता है। गांव में 14-15 साल की लड़की है, वो अकेली है, उसके माँ बाप को कोई पता नहीं। तो वो लोग उसका इंतजाम कर देते हैं कि तू उनके साहब के लिए खाना वाना बनाते रहे। और वो खिन्न है अपने जीवन से कि मैं क्यों आ गया, मुझे तो कलकत्ता में होना चाहिए। तो वो रोज चिट्ठियाँ लिखता था कि भाई मेरा ट्रांसफर करो, ट्रांसफर। इस दौरान उसके मन और मस्तिष्क को इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो लड़की उससे कितनी जुड़ गई, छोटी बच्ची। वो सब अरेंज कर देती है, उसने उसके रूटीन को साध लिया है और उसकी लाइफ कंफर्ट हो गई। और सडनली वन डे ही नो कम टू नो दैट की ट्रांसफर हो गई। कहानी ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल चल रही थी, कहीं अलग ढंग से गई है, अलग बात। तो जिस दिन वो आके ये बताता है कि भाई देखिए तो बेटा मैं जा रहा हूँ, उस लड़की का नाम होता है कि उसका नाम होता है, मैं कल चला जाऊंगा बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। तो वो शॉक हो जाता है और वो आउट ऑफ इनोसेंसी ये कह देती है कि मैं भी चलूं। और वो अपने रैंडम रूटीन के हिसाब से उसको कह देता है कि चला कर ही मांगा। और वो इस बात को नोटिस ही नहीं करता है, इस बात को नोटिस ही नहीं करता है कि शी सुबह अपना बैग वैग उठाता है, बोलता है कि ये पैसे रख, मुझे दूसरा पोस्ट मास्टर आएगा मैं उसको कहता हूँ तो वो तेरा काम चलता रहेगा। तो वो पैसे फेंक दी और चली जाती है। इसका उस समय जाने का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि वो इस बात को नोटिस नहीं करता। इस बात को टैगोर नोटिस करता, समझ रहे? तो वो चला जाता है, नाव में बैठता है। नाव जब किनारा छोड़ देती है उसको रियलाइज होती है कि यार मैंने तो उसको स्ट्राइक करता है अचानक से। टैगोर उस आत्मानुभव की और रियलाइजेशन की बात करता है। इसलिए वो ग्रेट, इसलिए नहीं है कि उसने सिर्फ गीतांजलि लिखी। वो नाव की बीच मझधार में इस बात को नोटिस करता है कि वो मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मुझे उसको ले आना चाहिए। तो वो पलटता है बोट पे ऐसे। कहानी जहां खत्म हो रही है वो टैगोर क्या कह रहा है आपको कि वो पलटता है तो देखता है कि नाव जो है वो मझधार में चली, मतलब बीच नदी में चली गई, अब जा नहीं सकती। और वो वहीं स्तब्ध सा रह। इसमें क्या गिरे है तो सही, या पूछ की रात में क्या गिरे। ठीक वैसे ही गोगोल में क्या, एक आदमी का में के अंदर एक इच्छा है, क्लब, वो ड्रीम है, वो ड्रीम कैरी करता अपना ऑफिस से लेके घर से लेके रास्ते तक, और उसके सपने में भी कोर्ट आता और वो ठंड से ये है देखने की दृष्टि जो उनको ग्रेट बना रही है। इसलिए वो ग्रेट। अब चूंकि हमें पता नहीं है इसलिए वो ग्रेट नहीं हो सकता, वरना तो फिर वही है
जा रहा हूँ बैंकॉक है ना तुम्हारे रेफरेंस, दैट इज केमिकल एक्चुअली, दैट इज नॉट सेंसिटिविटी। जब इस ढंग से देखना शुरू करोगे अपने आप बदल जाएगा। ये तो मैंने 2 उदाहरण दिए अलग अलग कल्चर के, रियलिज्म से लेकर। हमारे यहाँ जो रियलिज्म है, जब किसी की डेथ होती है, औरतें जिस तरह से रोती है वो रियलिस्टिक है क्या? है, क्योंकि वो कन्वेंशन होता है और सोसाइटी ने उस रियलिज्म को एक्सेप्ट किया हुआ है। अदरवाइज तो दैट्स ऑल हो गया रियलिज्म। आप कैसे करो? क्योंकि आप तो स्ट्रेस की पढ़ रहे हो। और देख रहे हो भौकाल, एक रियलिज्म देख रहे हो जिससे गर्दन कटी हुई है और वो छटपटा रही है। आजकल तो ओटीटी का रियलिज्म भारी है ना। फिल्में मुझे बुरी है, फिल्में बहुत अच्छी है, पता है। फिल्मों ने जब से रियलिज्म ढूंढना शुरू किया ना, फिल्में वहां से गड़बड़ हुई। वरना तो बहुत अच्छी थी कि आदमी की जो अपनी कल्पनाएं थी वो साकार होती थी, वहां आदमी खुश होके करा कि मैं भी जाऊं अपनी पत्नी को लेकर स्विट्जरलैंड। वो ड्रीम है उसका, तो उसका ड्रीम अमिताभ बच्चन पूरा कर रहा है तो खुश है। पंकज त्रिपाठी कर देता है कि उसके बाद एक गर्दन वहां कटती है, आप रिलेट कर जाते हो, हमारे यूपी में ऐसी होती है। तो आप कौन सा रियलिज्म ढूंढ रहे हो? तो अपने रेफरेंस अगर लिटरेचर से बनाओगे तो आपकी सघनता बढ़ेगी, याद रखो। तो ये समझाने की कोशिश, यही लड़ाई है आजकल पिछले 10 साल से मेरी हर जनरेशन में, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी कौम जो है उससे यही लड़ाई थी। तो अभी मैंने ये महसूस किया है कि मैं एक्टिंग तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बहुत कम पढ़ा रहा हूँ। मेरा ज्यादा एनर्जी इस बात में जा रही है कि एक्टिंग पढ़ाने के लिए उनका मन और मस्तिष्क तैयार कर सके। आपका इमेजिनेशन नहीं बढ़ेगा जब तक आप पढ़ोगे। तो इमेजिनेशन एक मूल मुद्दा है कि मैं इमेजिन करूंगा। शब्द का बिंब होता है, ये समझ में आता है ना, बिंब बनता है ना शब्द का। जी सर, विजुअल लैंग्वेज है ना, कैसे बनेगी अगर वो सहन ही नहीं होगा? नहीं तो वो तो हर आदमी कहेगा यार कविताएं पढ़ा करो, नहीं साला खुद ना पढ़ाओ। लेकिन वो दूसरे को जरूर बोलेगा कविताएं पढ़ा करो, इमेजिनेशन खुलेगा। आपका खुला क्या? नहीं तो आप ऐसे कहते ही कहते हैं, इस एक्सप्रेशन में पता लगेगा। पढ़ो कविताएं, फर्क है ना, ये भी रियलिस्टिक। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा, शेयर कर। समझाना तो बंद ही हो गया आजकल, शेयरिंग है, जस्ट शेयर कि आप चीजों को कैसे अप्रोच करें। अब वर्कशॉप में आपने जो सीखा है, कुछ एक्सरसाइज सीखी होगी, कुछ रियाज सीखी, प्रैक्टिस है, उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ो, प्लेस देखो, और किसी भी प्ले के बारे में कोई ओपिनियन मत बनाओ कभी। उसका दूसरी बार देखना भी आपका अनुभव, जो आपने नहीं देखा है, खराब अभिनय हो रहा है, कहानी तो जा रही, काम में करो गंदा नाटक, आपको पसंद नहीं आया क्योंकि आपको तो रील देखने की आदत है, 2 मिनट में इंटरटेनमेंट। तो वहां ये कहानी का कथानक तो जा रहा है, एक नाटक तो जान लिया आपने, वेस्ट कुछ नहीं थिएटर में, याद है। इसलिए कभी ये तय मत करो कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम चॉइसेस बनाते हैं। यू कांट अफोर्ड टू बी चूजिंग एट दिस एज एक्चुअली। I can be a choosy that this is what I want to teach. We can be choosy because we have earned that, we have learned that, we spend time on that. वो आपका भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी तो चॉइस नहीं मिलती। और दूसरा, कभी भी जज मत करो।
डोंट जज थिंग बाय डूइंग इट। हम क्या जज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं हमारे, या तो हम ये तय करते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, या तो हम ये तय करते थे कि ये चीज ही गलत है। ऐसा होता ही नहीं, हमारे लिए कुछ भी गलत है, हमारे लिए हर चीज लर्निंग की है। आप डिनाई नहीं कर सकते तब तक जब तक आपका नॉलेज वहां तक ना, तभी तो आप काउंटर करेंगे। अभी मैं मोरलेस देखा है कि आप चॉइस बना रहे, सोचो जरा, तो बनाते हुए जज करते हुए एक्सरसाइज, मैं वो मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा था कि नहीं माइंड में, क्यों? उसी को छोड़ देना ही उस यूटिलिटी की बात है जिसकी बात आपको पहले भी किया, पानी की तरह होना चाहिए। अभिनेता जो पानी होना चाहिए, आकार ग्रहण करे, कैसे करेगा? आकार ग्रहण करे, जान तो गया कि आकार ग्रहण करना, तो पानी बंद तो जाएगा नहीं, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो ज्ञान की कोटेशन होगी। समझ में आएगी समझाया तो कुछ नहीं, बात ही और कुछ पूछ लो, कुछ सर मैंने अभी रिसेंटली नसीर साहब का एक इंटरव्यू देखा था, आज को लेके ललन टॉप पे बहुत पॉपुलर है सर। उसमें वो बता रहे थे कि ऐसा आपको ना अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो आपने अनुभूति जो उस टाइम फील हुई आपको, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा इस चीज़ को अच्छे समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक्सपीरियंसेस क्या हुए थे, कैसे हुए थे, वो इवेंट को अगर हम याद ना करें तो वो फील हमारे अंदर आ नहीं सकता। मतलब मुझे लगता है ये बात नसीब भाई आप कर सकते, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में लंबा आ गया कि यार मैं रियलिज्म के नाम पे धोखा करता हूँ। बेसिकली तो मुझे उस अनुभव को कैरी करना है जो मुझे उस समय महसूस हुआ था, तो मेथड में उनको जाने की जरूरत नहीं है, तो वो ये बात अफोर्ड कर सकते। इसीलिए उनका ताज का जो कैरेक्टर है क्यों अलग है, तो वैसा तो है नहीं। अकबर की छाप क्लियर है, पृथ्वीराज कपूर फिक्स, और उससे भीषण अकबर, अब देख लो अकबर इतना, पर उनका कन्वेक्शन में बिलीव ही है ना, क्योंकि उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया, उसके ऑरा पे, उसके इमेज पे। हम इतिहास को कैरी बड़े स्वरूप में करते, बड़ा स्वरूप हमें मुगले आजम नहीं दिया, इन्होंने उसके मानवीय स्वरूप को कैरी किया, तो इन्होंने ऐसा बना दिया, तभी तो वो रिलेट करें। लेकिन ये बात कहने के लिए उनका 40-50 साल बाद लग गया, हालांकि उन्होंने कही बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में तो आई होगा, और मैं अभी उस पर एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि और 10-20 साल बाद एग्री कर जाऊंगा, पर वो कहाँ सही हो, समझ में तो आया, क्लिक तो मुझे भी किया। सर जैसे हम रिहर्सल कई बार करते हैं ना, तो मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है प्लेस के दौरान पे, तो मोनोटोनी आ जाती है। नहीं मोनोटोनी नहीं आती सर, लेकिन जैसा कोई एक इंसिडेंस है, तो हम अपने लाइफ में से कोई चीज़ उठाकर वो लेकर आते हैं, तो उसके लिए हम इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन सर एक टाइम के बाद मतलब मेरे साथ ये होता है कि अगर मान के चलो एक इंसिडेंस इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं या मेमोरी का यूज़? हाँ मतलब वही अपनी इमोशनल मेमोरीज जो होती है, सॉरी थोड़ा वर्ड से हो गया, इमोशनल मेमोरीज। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मान के चलो मैं फर्स्ट टाइम उसको रिकॉल करूँ तो मैं पहले इमोशनल हो जाऊँ, लेकिन सर उसको बार बार जब 40 बार अगर आप रिहर्सल कर रहे हैं तो सर 40 से बार में वो पूरा मतलब ऐसा हो जाता है कि वो सोच के भी कुछ इमोशन नहीं आ रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि लेकिन सर फिर परफॉर्मेंस देनी है स्टेज पे जाकर, तो फिर सर उस इसीलिए फिर वो ट्रेनिंग और बॉडी की ट्रेनिंग जरूरी हो जाती है। आप इस दीवार पे बिल्कुल तटस्थ भाव से एक मुक्का मारें और मारते हैं, गुस्से के बारे में सिर्फ सोचिए, आपका एक्सप्रेशन बदल गया। इसलिए मैंने तब वो बात कही थी कि फिजिकल एनर्जी ट्रांसलेट हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा हाथ खड़ा हो रहा है, तो मेरा बॉडी के पास जनरेट हो रहा है, तो मैंने आपको अभी एक्सपीरियंस होगा ना, ट्रेनिंग एक्टर टूल्स का मतलब क्या है? हर बार थोड़ी ना सोचेगा कि मेरी माँ मर गई, फिल्म निकल गई, ऐसा नहीं। वो एक्सरसाइज के लिए ठीक है, मोमबत्ती जलाई,
वो भी डेंजर एक्सरसाइज है, वो बहुत डेंजर एक्सरसाइज है, मैं कभी नहीं करवाता। और बेसिकली एक चीज और समझो, अभी ये समझने की जरूरत है, 60, 70, 80 के दशकों में क्या होता था, रिदम अलग थी, टाइम अलग था, सोसाइटी अलग थी, पेस अलग थी। उस समय इमोशन प्लेइंग जो है ना, बड़ी ग्रेट एक्टिंग मानी जाती है। क्या हो रही है, आंसू आ गए उससे, हमने देखा है उसे। अब क्या होगा, टाइम सोसाइटी की वजह, इतना टाइम ही नहीं, आप बहुत देर एक इमोशन में तो आप लोग भी नहीं रहते यार, चाहे घर में मर जाए कोई, आप रो लेते हैं, उसमें तैयारी में लग जाते। तो वो जो इमोशन का स्थायित्वपना है, वो ज्यादा इंटैक्ट है एक्टिंग कि कोई आदमी दुखी है तो वो दुखी ही है। अब चल रहा है वो संचारी में, इसलिए थॉट प्लेइंग इंपॉर्टेंट हो गई, और रोने के पहले की अवस्था इंपॉर्टेंट हो गई। इसीलिए तो उत्तराधिकारी में वो करती है, इसमें ग्रेट है, क्योंकि उस समय इमोशनल एक्टिंग खूब चलती है। तो वो अपना पूरा कंट्रोल, ब्रेथ कंट्रोल करके, खड़ी होके, देख के ये बात अगर कहती है, तो बात हो जाती है खत्म। रो तो वहां भी सकती हूँ। थॉट प्लेइंग इज बेटर एक्टिंग दीज डेज, क्योंकि स्विच होते हैं हमारे थॉट बहुत। हम बहुत देर स्थायी में रहते नहीं, बिकॉज ऑफ टाइम ना, लाइफ फास्ट हो गई, तो उसको भी अप्रोच करना है। विचारों की अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गई ना, इसलिए रोने से पहले की अवस्था ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभिनय में आजकल, और वही क्लिक करता है आपको वेब सीरीज। नोटिस करो, आपको क्या नोटिस होता है, क्या है जो केमिकल लगता है? सर वो इमोशन को बूस्ट अप कर देता है। समझ रहे हो, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने वो बात कही थी कि कोई चीज आपसे कनेक्ट हो रही है, क्यों हो रही है, व्हाट इज दैट विच इज कनेक्टिंग विद, मुझे अच्छा लग रहा है। उसके कहने का एक्सप्रेशन, कहने का तरीका, जिस ढंग से कहा गया, उसका कोई साउंड, उसका एक्सप्रेशन, या उसका अपीयरेंस, या उसका एम्बियंस, कुछ तो होगा ना जो कनेक्ट करेगा। आपको सोचना पड़ेगा। सर लेकिन ये कैसे सोचेंगे कि वो क्यों ऐसा क्यों सोचता है? वो नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना है। भाई मैं गुलाब जामुन खाता हूँ, तो वो जाता है अंदर रस, तो मुझे अच्छा लगता है। तो उसका क्या अच्छा लगता है? मीठा है, तो आपको मीठा पसंद है, तो नमकीन भी पसंद है। हम जो रिलेट करते हैं ना, आप समझो इस बात को, कि जो देख के हम रिलेट करते हैं, उसमें हम चॉइसेस बनाते हैं ना कि ये अच्छा है, तो एक सीन अच्छा लगता है, क्यों? कई बार सर ये होता है कि जो सीन चल रहा होता है, कोई डायलॉग्स होते हैं, तो हमारी लाइफ से कोई घटित हो रही होती घटना वो रिलेट कर जाता है। कई बार जो रिलेट नहीं करता, आपके बियॉन्ड एक्सपीरियंस होता है, वो भी अच्छा लगता है, वो क्यों लगता है? फील जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो गया ना, तभी वो याद रह जाता है। भाई दीवार फिल्म पूरी तो याद नहीं होगी आपको, भाई वो याद है सबको। इसने मेरे हाथ पे लिख दिया था कि तुम्हारा बाप छोड़, वो तो ऐसे भी कही जा सकती है, बट द वे ऑफ सेइंग इज इंपॉर्टेंट देन लाइन। जाओ पहले उस आदमी की साइन ले, क्यों? क्योंकि बैठा हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, अब रिलेट करते हो। अब तो कंटेंट भी बदला है ना भाई। हाँ वैसा है ना, जैसा कि आपने कहा, जब पहले मूवी देखते थे तो हीरोइन होती थी, आजकल हम रियल स्टोरी देखते हैं, तो हर चीज तो बन रही है। अभी ये पाकिस्तान से लड़की आई है, तुम देख लेना, अगले 2-3 महीने में इस पे वेब सीरीज आ जाएगी। पर क्या है कि वो उसमें ना राइटिंग में ना एस्थेटिक नहीं, भाई लिटरेचर पे जब बनती है ना फिल्म, गाइड भी बनी, वो लिटरेचर का हिस्सा,
उपन्यास है वो, तो वो रिलेट अलग ढंग से होता है ना। जैसे आपकी अभी वेब सीरीज आई थी स्कूल, वो भी सर किताब से ही वो तो रिसर्च से पूरा अनुसंधान है वो तो। सर उसको तो वो रिलेट कर पाए। आप देखो ना, ये भी देखो कि जिन जगहों से आप रेफरेंस ले रहे हैं उसमें घटनाएं, गिमिक्स इंपॉर्टेंट है। वनस्पत की लिटरेचर, पहले लिटरेचर इंटैक्ट था, उसका हिस्सा था, तो समाज का एक साबका था लिटरेचर। आप समझो ना, और उसमें पहले उसमें आर्ट और एस्थेटिक का एस्पेक्ट एग्जिस्ट करता था। राज कपूर जो फिल्म बनाते थे तो बिजनेस के लिए नहीं बनाते, सिर्फ उनका एक मीनिंगफुल सिनेमा की तरफ था, वो मीनिंगफुल सिनेमा की तरफ। वो देखो, वो उनकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं वो तो आपकी है ना। फिर तो बड़ी बात ही नहीं करना चाहिए अपने को। फिर काय को हम ये भरतपुरी का नाट्य के साथ डिस्कस करें, काय को इमेजिनेशन की बात करें, काय को स्टेनिस्लॉवस्की की बात करें, वी शुड नॉट। अगर तो हम कर रहे हैं तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, सब ये तय। लेकिन ये भी एक तय बात है इस बात की, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं खुद इसका उदाहरण कि अगर आप इसको साथ लोगे तो वो साधना आपके लिए मुश्किल नहीं है, उसमें आप सफलता पालोगे। आप ये नहीं साध सकते, ऐसे में 50 उदाहरण आज भी नहीं सकते। तो मैं अपने बच्चों को भी यही उदाहरण देता हूँ, आई कैन डू दोज थिंग एनी टाइम इन माई लाइफ स्टिल, वो चॉइस मेरी बंद नहीं है। और ये बात श्योर है कि जो वहाँ है उनके लिए ये चॉइस कोई नहीं है। तो जो साधा हुआ होता है ना, वो हर जगह काम करता है। रेफरेंस को बड़ा करना है भाई। कुल मिला के यार आप देखो ना, जो भी अच्छे परफॉर्मर है ना, वो जो अच्छे एक्टर आपको लगते भी होंगे ना, उनकी तैयारी भी पढ़ते हैं। राजेश गुप्ता जी आज भी कविता पढ़ते हैं, फेसबुक पे आप देखते हो। क्यों, क्या जरूरत है उनको? वरना तो गांव के सरपंच बेचारे खो गए होंगे। मैं तो बहुत बातचीत हुई उनसे, तो थक गया यार, यशपाल घर में थक गया यार, पुलिस वाला बनना। अभी मुकेश तिवारी भैया के बोल के जिसको देखो सारा पुलिस वाला भी अलग ढूंढना पड़ता अपने अंदर। बट व्हेन ही कम्स टू द थिंग, ही लव्स इट, उनको अपना सेल्फ मिलता है, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो पुलिस वाला मैं किसी भी दिन बन सकता हूँ, सिर्फ करेक्ट करना है, ज्यादा सेटिस्फाई हो। चॉइस इज योर्स, आप अपनी चॉइस बना लो। अननेसेसरी आपको कलाधर्मी होने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हो रही तो जितना समय वो मांगती है उसको दो, उसमें जो इच्छा वो करो, साथ तो लो अपने, थोड़ा समय तो दे दो ना। MBA BA सब। ग्वालियर का सबसे बेहतर डॉक्टर कौन है? नहीं, मैं मेडिकल की बात नहीं, मेडिकल की बात कर रहा हूँ, साइंस। सबसे अच्छा ऑर्थोपेडिशियन कौन? इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी फील्ड में ग्रेट नहीं है। फेम और सक्सेस में फर्क करना सीखो, अपने आप जीवन से। जो बेस्ट डॉक्टर होगा वो क्या ग्रेट नहीं हो, वो भी एक सर्कल होगा 5-10 लाख लोगों का, वो उसमें ग्रेट होगा। आप नहीं जानते उसकी फील्ड, तो आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि पॉपुलर तो सेल्फी मैंने ले ली भी आज भी, आप उससे ज्यादा पॉपुलर तो हो नहीं सकते। मेक अ चॉइस। तो फेम और सक्सेस में डिफरेंशिएट कर लोगे, लाइफ सॉर्टेड रहेगी। जैसे सिद्धि और तो ऐसे भी कदे देखे तो इंस्टाग्राम पे 10-10 हजार हमारे स्टूडेंट्स के 10-10 हजार फॉलोअर। इज दैट सक्सेस फॉर देम? ये डिफरेंशिएट कर लो, चॉइस बनाओ। सर जैसे सिद्धि और प्रसिद्धि में होता है, सिद्धि और प्रसिद्धि में जैसे वो डिफरेंट होता है।
बताइए आनंद जी ने कई बात, हर आदमी बोलता है हर ट्रेडर का टीचर, और प्रसिद्धि बिल्कुल सही बात है। सिद्धि आ गई तो सिद्धि कहीं नहीं गई। अभी एक इंस्टाग्राम पे नया फीचर आया, पहले ग्रुप के ग्रुप होते हैं, मुझे इतना पता नहीं, मेरा कोई और ही हैंडल कर मेरा स्टूडेंट हैंडल कर। ये मैं बताना चाहता हूँ, ग्रुप के लगता है तो ऑफिशियल आराम होता है, नाम ही गिरा के लोग होते हैं, नाम ये लगता है सबके लगता है, 800 रुपये के ऊपर सबके लिए लगता है, लगवा लो सिद्धि मिल जाएगी लेकिन सिद्धि नहीं मिलेगी। पर सिद्धि मिल जाएगी, सिद्धि में मिलेगी, सिद्धि में मिलेगी। सीखने को तो वहां भी बात हुई, क्या नहीं करना। अच्छे कुछ भी है, वो भी है, ऐसा नहीं है फायदे की चीज नहीं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे हिस्ट्री को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, सुन सकते हो। नहीं सुन, वो पढ़ना नहीं हुआ, सारी कहानी गलत वो किताबों से साबता रखो यार। अर्थशास्त्र भी ऐसे ही लिख सकता है, किसी ने कुछ भी लिखा। तो बस खुश रहो, और जो चीज चुनी है, जो फील्ड आपने चुनी है, उसको समय दे, पेशेंस रखें। डॉक्टरी के प्रोफेशन में 5 साल और फिर 3-4 साल प्रैक्टिस के, तब जाके तय होता है कि एक अच्छा डॉक्टर है या खराब। यहाँ 1 साल 6 महीने 2 साल कैसे, वो तो भीड़ है, किस्सा है, चलता तो आ ही रही है बात, यहाँ भी आ रही है, NSG में भी आती है, MPSC में भी आती है। पर ये बात मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आपने समय और ऊर्जा दी है अपने माध्यम, तो सक्सेस थोड़ी देर आएगी, लेकिन आएगी। गड्ढा भी अगर खोदेंगे ना, तो इतना तो तय है कि वो गहरा गड्ढा है। इसको समझ लो, कोई भी फील्ड बुरा नहीं, मिस्त्री भी अपने आप में एक्सेलेंस होता है, इसलिए राजमिस्त्री हुआ करता है, लेकिन बस उसमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। इतना बिलीव रखो कि भाई मैं इस माध्यम को अपनी समय और ऊर्जा दे रहा हूं, वो प्रकृति का नियम, वो तो नेचर से आई है, एक्शन का रिएक्शन भी नेचर से है, हमारे एक्टिंग में भी है। वैसे आप जो कर रहे हो सिंपल रखो ना, ओढ़ो मत, ये तो बहुत सहज है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको इसमें लग रहा है ऐसा कि एक आदमी आया है जो ज्ञान पेल रहा है, ऐसा नहीं, बात कर रहा हूँ, चीज समझ में आ रही है। यस सर। थिएटर इतना ही सहज, अगर आप असहज हो रहे हैं तो मतलब आप थिएटर नहीं करेंगे, गलत कर रहे हैं। मेरा ज्ञान मेरे साथ है, कहाँ जाएगा? जब मुझे ज्ञान देना होगा तो दे दूंगा, मैं समझा दूंगा कि भाई ऐसे जाओ, मैजिक फिलॉसफी भी बता दूंगा। वो सहज है, इसीलिए तो तुम लोग यहाँ बैठे हो, इसीलिए हो ना तुम लोग, अपने अंदर की सहजता ही ढूंढ रहे हो, अपना एक्सप्रेशन ढूंढ रहे हो, अपना एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हो, यही कर रहे हो। वो तो क्या कर रहे हैं, वो तो बाद में देख रहे कि जा रहा हूँ ठीक है ना भाई? ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हम कई बार चीज़ों को या रिलेशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, चीज़ें जैसे जैसे कि मेरे घर से फोन आता है, मेरे घर में किसी नहीं है, हम उस चीज़ को एक व्यक्ति को हम उस चीज़ को ट्रस्ट कर लेते हैं, तो हमारे मन में बहुत तरह के विचार भाव आने लगे, तो वही चीज़ें जब हमें करनी होती है और आपस में डिसाइड करके प्री प्लान होता है, तो वो चीज़ें निकल के नहीं आ पाती, तो ट्रस्ट की वजह से मिसिंग हो जाता है। मान लीजिए क्या पेरेंट्स बताएं, तो पिताजी एक हमारे हैं, तो
मैं ट्रस्ट कर ले रहा हूँ और उसमें मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन आपको पिता मानने मुझे वक्त लग रहा है सर। इसके लिए अगर कुछ एक्सरसाइज वगैरह आप करा ट्रस्ट नहीं है एक्चुअली एक अभिनेता के तौर पे आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि मैं आपका फादर हूँ, सर वो करना ही लेकिन वो किसी गिवन सर्कमस्टेंसेस में नहीं मैं आपका फादर, किसी अलग कथ्य में, किसी अलग सिचुएशन में मैं आप ही का फादर हूँ ऐसा नहीं। लेकिन अगर मुझे आपका फादर करना है या आपको अपने फादर को मुझ में बिलीव करना है, अलबत्ता तो ऐसा कुछ तो आएगा नहीं परफॉर्मेंस कि आपके फादर जो उनके कैरेक्टर होंगे और आप अपना कैरेक्टर होंगे, ऐसा तो कहीं नहीं होगा। आप बेटे हैं और आपके फादर इस तरह के, आपके जीवन में होने वाले फादर को आपको स्टेज पे क्यों एग्जिस्ट करना है? आपको तो उस फादर को एग्जिस्टेंस बनाना है जो कथ्य में एग्जिस्ट कर रहा है ना। Why do you need to क्योंकि सर अब रियल लाइफ में उनके साथ ऐसे नहीं होते जो हम उस पर होंगे ना। वो तो आपका चरित्र तय करेगा, हाँ, किसी में होगा character कि नहीं wise। होगा। सर अगर मैंने अभी वो बात कही थी कि अगर आपके गुण आपके चरित्र के गुण से मिलते हैं तो वो एक कंफर्ट जोन का रियलिज्म है कि हाँ भाई मेरा जो चरित्र है वो ऐसे ही हंसता है और मैं भी ऐसे ही हंसता हूँ, तो इसमें मुझे कुछ मेहनत नहीं करना। पर अगर मैं ये तय कर लूँ अपने लिए कि मेरा चरित्र ऐसे नहीं ऐसे हंसता है, तो ये ऐसे हंसने को मुझे 100-200 बार प्रैक्टिस करना है। तो वो कैसे पता लगेगा सर? तो rehearsal भी जब टेक्स्ट देखोगे भाई तेरा महेंद्र नाथ अलग होगा। तेरा महेंद्र नाथ हो सकता है तेरे पड़ोसी की तरह हो, तो पूछा कोई जवाब ही नहीं देता, उसकी पत्नी उसको दिन भर हड़काती रहती है, वो भी हो सकती है। जो उसकी मल्लिका अलग होगी। ये तो तुम बहुत जनरल कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हो। सर जैसे आपने अभी अनुभव की बात की थी, जैसे इन्होंने कहा हम बिलीव नहीं कर पाते मंच पे फादर को, तो एक रियल लाइफ में अगर होता है हम तो जैसे कि हमारे गुरु हो गए, हम पिता तुल्य मानते हैं उनको, तो हम वैसा बेटे और पुत्र के समान वो बिहेव करते हैं। तो यही हम मंच पे करते तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता गुरु पिता नहीं है लेकिन पिता तुल्य मानते हैं, तो हम मंच पे जो किरदार होगा उसको भी आसानी से हम फील कर सकते हैं ये हमारे आप फादर अपने इमेजिनेशन को यूज करो ना बैनिश उसके चेहरे को, लाओ अपने पिता का चेहरा और इस पॉइंट अपने आप हो जाएंगे। वहाँ भी वो भी एक इमेजिनेशन है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, मैंने खूब रेपरेटरी में खूब प्ले किया, पूरी एक बैट्समैन नाम नहीं लूँगा उसका, वो मेरा झगड़ा ही चलता, मुझे पसंद ही नहीं था। और दूसरे प्ले में मेरे हीरोइन बन गए। तो लोग मुझे सब बड़ा परेशान करते हैं, तेरा तो चलता है तो थोड़ा अच्छे से करता है। तो मैंने फिर राज खोला है, मैंने कहा मैं उसको रखता हूँ सामने, मैं इमेजिनेशन में कोई और मैं एक्टर हूँ, मैं कर लूँगा, मैं ऐश्वर्या राय को ले और उसके लिए इमेजिनेशन साधना भी जरूरत है ना। यस सर। तो वही है कि अगर मैं मेरे फादर को इमेजिन, अगर मुझे जो स्टेज का फादर है वो मेरे फादर की तरह है लेकिन एक्टर दूसरा है, तो मैं फादर को ला तो सकता हूँ, मेरी मेमोरी में तो एग्जिस्ट कर रहा है ना फादर, मेरे मेमोरी बैंक में है ना। सुनने की बात बोलते फादर बोलते उनका नाम ले लेते हैं, हम कट जाते हैं। इसका जो सामने कैरेक्टर है वो तो कंट्रोल की बात है बाबा कि आप इतने बहरा जाए। तो सर पूरा कैरेक्टर में होना चाहिए ना, फिर तो वो कैरेक्टर किसी को मारना हो तो पूरा कैरेक्टर में मार दो। नहीं, वो जैसे वो बोल रहे हैं कि नाम लेते हैं, मतलब फिर इमेजिनेशन भाई ये बात समझ लो, इस बात को मैंने इसको मार रहा हूँ, सीन ये है मैं इसको मार रहा हूँ, इसकी हत्या हो गई है स्टेज पे, रियली तो हो गई हत्या। व्हाट इज गोइंग टू यू, व्हाट इज गोइंग टू यू, यू कैन सी द प्रेशर, इस पे लगा दूँ रियल हो जाएगा।